तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो टॉपिक ये आता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का हमें अध्ययन करना है। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अगर हम अध्ययन करना चाहें तो हम प्रारंभिक स्थिति से बात करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर पर हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का हम वर्गीकरण करना चाहेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण करना चाहेंगे। सुनना आगे। अगर हमने बात करना चाहिए तो आपके क्वेश्चन सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम प्रारंभिक स्थिति से बात करने वाले हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण को लेकर जब आपने चर्चा की तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यह बनता है कि राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने का कार्य सर्वप्रथम से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और हमने जानना चाहा कि सर्वप्रथम वर्गीकरण को लेकर हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले आपके वर्गीकरण कैसे, कब, किस आधार के रूप में हुआ। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान को सबसे पहले सर्वप्रथम आपके भौतिक प्रदेशों में वर्गीकरण कर्ता कौन रहे। तो सबसे पहले इनका वर्गीकरण करने का काम एक व्यक्ति करते हैं और जिनका नाम आप जानते हैं प्रोफेसर वीसी मिश्रा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा आपके सबसे पहले भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया। क्लियर। क्वेश्चन बनता है कि भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण प्रोफेसर वीसी मिश्रा करते हैं तो कोई ना कोई हमारे पास समय अवधि रही होगी कि आपके किस समय इन्होंने वर्गीकरण किया। तो हम जानना चाहते हैं वर्गीकरण कब किया गया। वर्गीकरण कब किया गया, तो इसका आंसर आपको मिलता है 1968। और अगर सेशन की बात करते हैं 1967-68 का सेशन था। और वर्ष के बारे में बात करता है तो वर्ष ये हो जाता है आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि अगर हम बात करना चाहते हैं वर्गीकरण को लेकर ही, वर्गीकरण का आधार क्या रहा। तो दोस्तों वर्गीकरण के आधार को लेकर हमने जब चर्चा की सबसे पहले हमने बात की वर्गीकरण का आधार। तो इस वर्गीकरण के आधार में कुछ स्थितियों को शामिल किया जाता है, जिसमें हमने फर्स्ट नंबर पर देखा है वर्गीकरण के आधार में आपके एक तो लिया गया है उच्चावच को। किसको लिया गया है? उच्चावच। दूसरे नंबर पर हमने देखा इसके अंदर वर्गीकरण के आधार में कृषि, कृषि के साथ साथ आपके जलवायु, और जलवायु के साथ साथ या तो इसे आप कह सकते हो औद्योगिक, या औद्योगिक नहीं कहते हैं तो इसी के रूप में हम कह सकते हैं आर्थिक। इन आधारों को लेते हुए राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने का काम प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा किया जाता है। क्लियर है दोस्तों। प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया उसका आधार ये रहा, और इनके द्वारा ये जो वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं इसके लिए एक बुक ली और उस बुक के अंदर इनके द्वारा वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है। बुक का नाम जानना चाहें तो बुक का नाम आप बता सकते हैं। बुक का नाम क्या रहा आपके? राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, कि राजस्थान के भूगोल नामक बुक के अंदर इनके द्वारा वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। और इन्होंने जो ये सर्वप्रथम वर्गीकरण दिया, इस आधार पर यदि हम बात करना चाहें तो आपके कुल कितने प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया?
कितने प्रदेशों में राजस्थान को वर्गीकृत करने का कार्य किया? तो हमने कहा कि राजस्थान को प्रोफेसर वीसी मिश्रा कितने भागों में बांटते हैं? 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने का राजस्थान को काम किया गया। भौतिक प्रदेश आपके बनाए गए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम 7 भौतिक प्रदेशों का नाम जानना चाहेंगे। कौन कौन से भौतिक प्रदेश रहे जिसके अंतर्गत हमें आगे चलकर पढ़ना है। सबसे प्रारंभ में हम लोगों ने देखा है कि आप ये जितने भी भौतिक प्रदेश हैं, इन सभी भौतिक प्रदेशों को लेकर बात कर लेते हैं। तो आप बता सकते हैं कि 7 जो प्रदेश हैं, इन 7 प्रदेशों के नाम के बारे में बात करते हैं। तो नाम सुनना। नंबर 1 प्रदेश का नाम रखा गया शुष्क प्रदेश। दूसरे प्रदेश का नाम रखा गया अर्ध शुष्क प्रदेश। तीसरे प्रदेश का नाम रखा गया नहरी प्रदेश। आवाज आ रही है इसमें से। नंबर 4 अरावली पर्वतीय प्रदेश। 5 नंबर पर हमने नाम दिया पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी औद्योगिक एवं कृषि व औद्योगिक प्रदेश। इससे और 6 नंबर पर गए तो हमें नाम मिलता है पढ़ने को चंबल बीहड़ प्रदेश। चंबल बीहड़ के बाद लास्ट में हमारे पास नाम आता है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। दोस्तों, ये जो 7 प्रदेश देख रहे हैं हम, अगर इन 7 प्रदेशों को हम एक मैप के माध्यम से जानना चाहें किस प्रकार देखने को मिलेंगे, तो उनकी लोकेशन हमें पता चलेगी और लोकेशन के साथ साथ उनकी नाम की स्थिति भी हमें अवगत हो जाएगी। सबसे प्रारंभ में हम लोगों ने जो स्थिति को देखा है, वो स्थिति 7 प्रदेशों की मैप पे बताता हूं, सुनिएगा। यहां पर हमने एक काल्पनिक मैप बनाया सर, और एक ये थोड़ा रफली मैप बना लेते हैं जिससे राजस्थान की स्थिति को रिप्रेजेंट किया जा सके। ये हमारे पास एक राजस्थान का रफली मैप, थोड़ा और ऊपर बना देते हैं। क्लियर? ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश के आधार पर हम बांटेंगे। यहां पर एक प्रदेश जिसे शुष्क प्रदेश कहा जाता है, ये वाला जो पूरा प्रदेश है अरावली के इधर, ये अर्धशुष्क था। इसमें से वो प्रदेश जहां पर नहरों की प्रधानता थी, नहरी प्रदेश। यहां आप देखेंगे तो ये पूरा जो प्रदेश है, ये आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश, और यहां चंबल नदी की उपस्थिति मिलती थी, चंबल बीहड़ प्रदेश, और ये लास्ट में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। नंबर 1 प्रदेश की बात करते हैं तो 1 में हमने बताया ये वाला जो प्रदेश होगा, ये प्रदेश किसको रिप्रेजेंट करेगा? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को रिप्रेजेंट करेगा। इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे सर हम, तो ये वाला जो प्रदेश है ये आपके अर्धशुष्क को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये वाला प्रदेश नहरी प्रदेश को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश को रिप्रेजेंट करेगा, और हम आगे बढ़ते हैं तो ये वाला जो प्रदेश है
ये आपके पूरा प्रदेश पूर्वी आपके कृषि व औद्योगिक प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है। और हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला प्रदेश जो है आपका चंबल बीहड़ प्रदेश के रूप में जाना जाएगा। और चंबल बीहड़ से और आगे बढ़ते हैं तो ये वाला प्रदेश कहलाता है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। ये वर्गीकरण जो है प्रारंभिक वर्गीकरण है, और इस वर्गीकरण के अंतर्गत अगर प्रीलिम्स का हमारा क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, जरा सुनिएगा। सबसे पहले देखिएगा, ये वाला प्रदेश कौन सा कहलाएगा आपका, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश ना लगकर केवल शुष्क प्रदेश। यहां पर ये अर्धशुष्क प्रदेश, ये नहरी प्रदेश, ये वाला कौन सा मिलेगा, अरावली। अरावली के बाद पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश, यहां पर चंबल बीहड़ प्रदेश, और ये दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। आप देखिएगा वर्गीकरण जो दिया गया है उस वर्गीकरण में कोई भी आपके कथन दे सकता है वो, और इस प्रकार दे सकता है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा दिए गए वर्गीकरण के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन या असत्य कथन या गलत कथन का चयन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा बनता है कि ये वाला जो पूरा स्थिति है इसमें दे सकता है कि निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार असंगत है, गलत है। तो ये आपके प्रीलिम्स के डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन पूछने वाला है। समय आगे बढ़ा साहब, ये वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। समय आगे बढ़ने के बाद आपके समय आगे बढ़ने लगा, और समय आगे जब बढ़ रहा था तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने वर्गीकरण प्रस्तुत किए। हर व्यक्ति चाहता है कि इतिहास के पन्नों पर उसका भी नाम आपके दर्ज हो जाए, तो हर व्यक्ति अपने आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन इसके बाद जो वर्गीकरण थोड़ा सा वैलिड रहा वो रहा, एक व्यक्ति थे आपके रामलोचन जी, कि रामलोचन जी के द्वारा, डॉक्टर रामलोचन जो थे उनका वर्गीकरण प्रस्तुत हुआ, और इनके द्वारा जो ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया यह 1971 में वर्गीकरण दिया गया। देखो पहला राजस्थान का वर्गीकरण कब आता है अपना, 1968। और अगर आपने बात करना चाहिए दूसरे नंबर पर जो वर्गीकरण आता है वो वर्गीकरण कब आता है, 1971। तो हम इस दूसरे वर्गीकरण को देखना चाह रहे थे कि आप हमें बताइएगा दूसरा वर्गीकरण। तो आप देखिएगा यहां पर हमने एक स्थिति लिखी है, डॉक्टर रामलोचन द्वारा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण, भौतिक प्रदेशों का हम क्या करना चाहते हैं, वर्गीकरण करना चाहते हैं। और डॉक्टर रामलोचन को लेकर हम बात करते हैं तो 3 या 4 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन तो यह बनता है कि आप हमें यह बताइएगा कि डॉक्टर रामलोचन जो वर्गीकरण देते हैं यह वर्गीकरण कब दिया जाता है, कि वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया गया। तो हमारे लिए क्वेश्चन बना यहां पर, वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया गया। किया गया तो आप बताइएगा। मैंने आपको आंसर बताया, वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया जाता है, 1971। दूसरा क्वेश्चन आता है, भाई किसी ना किसी बुक को लेकर इन्होंने अपना वर्गीकरण रिप्रेजेंट किया होगा, तो उस बुक का नाम क्या होगा। तो सेकंड क्वेश्चन बनता है, कौन सी पुस्तक में वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, कौन सी पुस्तक में वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। तो आपका सेकंड आंसर जो बनता है दोस्तों, वो आंसर क्या बनता है, भारत का प्रादेशिक भूगोल। कि आप कह सकते हैं भारत के प्रादेशिक भूगोल नाम की जो बुक रही, इसके अंदर इनके द्वारा वर्गीकरण को प्रस्तुत किया जाता है। अब क्वेश्चन यह आता है कि राजस्थान को
डॉक्टर रामलोचन के द्वारा जो वर्गीकृत किया गया है, विभाजित किया गया है, उसमें कितने प्रदेशों में बांटा राजस्थान को? तो राजस्थान के वर्गीकरण के बारे में तीसरे नंबर पर हमारा जो क्वेश्चन बना वो क्वेश्चन था, कुल कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया? राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया? वर्गीकृत किया गया। तो आप देखिएगा इस वर्गीकरण के बारे में अगर हमने चर्चा की है तो इस वर्गीकरण को लेकर हमने बताया है कि आपके दो वृहत प्रदेशों में राजस्थान को बांटने का इन्होंने कार्य किया। आगे चलकर इन्हीं दो प्रदेशों को इन्होंने क्या किया, फिर 4 भागों में बांट दिया। तो हमने कहा आगे चलकर इन दो वृहत प्रदेशों के 4 क्या बन गए, उप प्रदेशों में बांटना। आगे चलकर इन 4 प्रदेशों का जब अध्ययन किया तो ये कितने प्रदेशों में बटे? वेरी गुड, इन्हें आपके 12 लघु प्रदेशों में बांटने का काम किया गया। तो दोस्तों मैं आपसे कुछ क्वेश्चन जानना चाहता हूं, आप मुझे बताना। रामलोचन जी जो है, इन रामलोचन जी का जो वर्गीकरण देते हैं तो इन्होंने वर्गीकरण में वृहत प्रदेश कितने बनाए, और ये 2 प्रदेश आगे चलकर कितने में बढ़ते हैं? 4 क्या कहलाते हैं? उप प्रदेश। और 4 उप प्रदेश कितने लघु प्रदेशों में बढ़ते हैं? एक हल्का सा मन में विचार ये आता है कि थोड़ा सा हमें पता चल जाए ना कि ये प्रदेश कौन कौन से थे, तो और भी सुविधा रहेगी समझने में। कि जैसे हमें उनका पता चला प्रोफेसर वीसी मिश्रा का, ऐसे रामलोचन जी का पता चल जाएगा। तो आप देखिएगा रामलोचन जी का जो वर्गीकरण था, इन्होंने लिया राजस्थान को और इस संपूर्ण राजस्थान को वृहत प्रदेशों में बांटा, और ये वृहत प्रदेश कितने रहे? 2। आप बताइएगा कौन कौन से, जो भी पता है बताओ मुझे। इन्होंने राजस्थान को 2 वृहत प्रदेशों में बांटने का काम किया, और दोनों वृहत प्रदेशों के दोस्तों हमने नाम लिखे। एक का नाम लिखा राजस्थान मैदानी प्रदेश, और दूसरा, वेरी गुड, राजस्थान पठार प्रदेश या पठारी प्रदेश, एक ही बात है, वो मैदान प्रदेश या मैदानी प्रदेश। अब आगे चलकर सर हम क्या करेंगे, इन प्रदेशों को वापस क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये जो राजस्थान का मैदान था, इस मैदान को कितने भागों में बांटेंगे? 2। कितने भागों में बांटेंगे? 2। और इसी प्रकार पठार को भी कितने भागों में बांटेंगे हम? 2। दोनों स्थितियों को जरा जानिएगा और फिर बात कर लेते हैं। राजस्थान के बारे में जो मैदान थे, इस मैदानों को हमने 2 तो इधर और पठार को 2 इधर, कुल मिलाकर आप देखकर बता सकते हैं टोटल ऑल ओवर कितने उप प्रदेशों में बांट दिया? 4। भाई एक्चुअल में तो अगर आप देखें तो यहां पर देखो ना, एक प्रदेश तो ये हो गया आपका वृहत प्रदेश, और एक प्रदेश कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। 2 प्रदेश हो गए ना। अब हम बात करते हैं 4 उप प्रदेश हैं, तो 4 उप प्रदेशों में फर्स्ट तो ये यहां पर ये हो जाएगा, फर्स्ट ये हो गया। इसके बाद सेकंड ये वाला हो जाएगा। 2 यहां पर है तो 2 ही यहां पर होंगे ना, तो हम लोग इसे समझने के लिए 3 नंबर और यहां पर 4। चलो नाम बात कर लेते हैं, नाम कौन कौन से रखे गए। एक प्रदेश को तो नाम क्या दिया गया है, बोलो? मरुस्थलीय प्रदेश। और सेकंड को, वेरी गुड, दूसरे को नाम दिया है कौन सा प्रदेश?
बागड़ प्रदेश। इधर आप बात करते हैं, इसको कितने भाग दिए हैं? 2। एक को नाम क्या दिया है? अरावली पठारी प्रदेश, अरावली पठार के नाम से नाम दिया। और इधर क्या नाम दिया गया? चंबल बेसिन। बेसिन का मतलब होता है दोस्तों मुख्य नदी व सहायक नदियों के मध्य की भूमि को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? नदी बेसिन कहा जाता है। 2 नदियों के मध्य का स्थान होगा तो दोआब कहलाएगा। 3 नदियों के मध्य की भूमि त्रिआब, 4 की चतुर्थाब और 5 नदियों के मध्य की भूमि को क्या कहा जाता है? पंजाब के नाम से जाना जाता है। क्लियर है भाई? इससे और हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम और आगे बात करते हैं तो आप देखिएगा कि हमने यहां पर देखा स्थिति को, तो आप देखना। अब हम इन प्रदेशों का और वर्गीकरण करते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों की जब आप चर्चा करेंगे ना सर, तो आप आसानी के साथ बता सकते हैं मरुस्थलीय प्रदेश को फिर हमने डिवाइड किया और अब उप प्रदेश होंगे, लघु प्रदेश होंगे। एक प्रदेश जो बनेगा उस प्रदेश का नाम हमने दिया बीकानेर। बीकानेर प्रदेश का नाम दिया। दूसरे नंबर पर आपके प्रदेश का नाम क्या दिया गया? बीकानेर के जस्ट नीचे मैंने आपको क्या समझाया है? जैसलमेर। और जैसलमेर के जस्ट नीचे कौन सा मिलेगा? 3 आपके लघु प्रदेश तो ये बन गए। क्लियर? नेक्स्ट हमने बात की कि वागड़ प्रदेश की बात करते हैं, तो वागड़ प्रदेश में एक प्रदेश कौन सा लिया गया? घग्गर। दूसरे नंबर पर कौन सा लेंगे? शेखावाटी। और इसके बाद हमने कौन सा लिया? नागौर उच्च प्रदेश। और लास्ट में कौन सा लिया? लूणी बेसिन या लूणी क्षेत्र। ये 4 प्रदेश हो गए। इधर की तरफ आप आइएगा, अरावली। अरावली के 3 पार्ट लिए। एक अरावली ली हमने उत्तरी अरावली। दूसरे नंबर पर हमने बात करना चाहिए मध्य अरावली। और सर तीसरे नंबर पर हमने बात करना चाहिए किसको लेकर? दक्षिणी अरावली। तो 3 पार्ट हमारे पास अरावली के मिले। जबकि हमने यहां पर और आगे बढ़े तो हमारे पास था चंबल बेसिन। चंबल जो बेसिन है इसके हमने 2 पार्ट लिए। एक तो आपके कौन सा? मध्य चंबल बेसिन। और दूसरा हमने लिया है आपके निम्न बेसिन। आप देखिएगा यहां पर हमारे 2 लघु वृत्त प्रदेश, 4 हमारे पास उप प्रदेश। और अब आप बात करते हो लघु प्रदेशों की संख्या कितनी बताई थी हमने? 12। आप काउंटिंग करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप बताइएगा यहां तक कोई दिक्कत? हाँ या ना? यहां पर जो चंबल वाला क्षेत्र है ना, ये थोड़ा सा समझने का क्षेत्र है। आप देखिएगा जहां से नदी निकल रही है वो आपके हमेशा उच्च स्थानों से निकलेगी और उच्च स्थानों से फिर आपके नीचे की ओर आएगी। यही तो होगा ना? जहां जाकर मिलेगी अंतिम छोर होगा जो उसका, या तो समुद्र हो सकता है या किसी दूसरी नदी में संगम करेगी। ऊंचाई वाला स्थान उच्च प्रदेश, जहां पर मूल रूप से समतल रूप में बहेगी मध्य प्रदेश, जहां अंतिम स्थान होगा निम्न प्रदेश। हमारे यहां पर जो चंबल की स्थिति मिलती है वो राजस्थान में चंबल की जो स्थिति मिलती है वो आप देखिएगा। यहां आप देखेंगे तो चंबल की स्थिति कुछ हम इस प्रकार की पढ़ने वाले हैं। और ये आपके पास नदी मिलने वाली है और इस नदी का नाम क्या होगा दोस्तों? चंबल। चंबल रिवर के नाम से देखेंगे। और ये ऑलरेडी
पहले से यहां पर एक नदी और प्रवाहित होती है और इस नदी का नाम क्या है दोस्तों, और इस यमुना में जाकर आपके मिल जाती है। किसमें मिलती है, यमुना। तो आप देखकर आसानी से बता सकते हैं यहां पर ये जो क्षेत्र आपको मिल रहा है, शुरुआत का प्रारंभिक स्थान पर्वतीय क्षेत्र, ये पर्वतीय क्षेत्र जो है ये तो आपके किस क्षेत्र में आएगा, उच्च। उच्च के बाद ये लास्ट वाला प्रदेश किस में आएगा, और बीच वाला कौन सा आएगा। तो आप देख लीजिएगा अपने राजस्थान में कौन सा है। राजस्थान में दो ही तो थे ना, एक तो कौन सा था, मध्य, और एक क्या था, निम्न। भाई निम्न वाला ये वाला प्रदेश हो गया, ये समतली भाग हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, इसलिए हमने इसको यहां तक रखा। तो एक बार हम यहां तक नोट कर लेते हैं, फिर इसके आगे नेक्स्ट वर्गीकरण की बात करते हैं, ठीक है। चलिए यहां से आप स्टार्ट कीजिएगा, विद डायग्राम के साथ इसको नोट करना है। कंप्लीट है भाई यहां तक। चेंज कर दिया जाए, चलिए इससे आगे आप इस आप टेबल को नोट कीजिएगा, फिर हम बात।
यहां तक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। चला जाए आगे, सुनिएगा। इस वर्गीकरण को देखने के बाद हमने देखा सर, एक शब्द आया था हमारे पास जो आगे भी हमें जरूरत पड़ने वाली है, उच्चावच। तो हम जानना चाहते हैं उच्चावच का तात्पर्य क्या होता है, उच्चावच का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। इसे मैं चेंज कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। देखो यहां पर हमने एक शब्द देखा था उच्चावच, इसकी आगे भी हमें जरूरत पड़ने वाली है, आधुनिक वर्गीकरण में भी हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। देखिएगा दोस्तों, हमारे यहां पर जो शब्द है हमारे पास, ये शब्द है उच्चावच। और दोस्तों इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, रिलीफ के नाम से जाना जाता है। तो आप बात करना चाहेंगे इसके अर्थ को लेकर, ये होता क्या है। तो आप देखिएगा जो हमारी पृथ्वी है, अगर हम पृथ्वी की सेब बनाते हैं तो इस प्रकार लघुवक्ष, गोलाभ या जियोड बना देते हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में पृथ्वी ऐसी है क्या कि भाई हमने यहां पर इस अर्थ को बनाया, इसके ऊपर एकदम प्लेन लाइन खींची है ना। जब हम देखते हैं तो पृथ्वी वास्तव में तो ऐसी नहीं है सब। ऊपर से आप देखेंगे तो जिगजैग है, कहीं ऊंचा नीचे स्थान है, कहीं पर ऊंचा उठा हुआ स्थान है, कहीं धसा हुआ स्थान है, कहीं पर मिड है। इस प्रकार के आपको जिगजैग स्थिति मिलती है। कहने का मतलब इस प्रकार की जिगजैग स्थिति मिलती है, यही तो स्थिति मिलती है ना। और ये जो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर जो ऊंचे नीचे स्थान है ना, इसी के लिए ज्योग्राफी के अंदर, इस भौगोलिक शब्दावली के अंदर इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमने सबसे पहले यहां पर एक लाइन लिखी है, और वो लाइन लिखी है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में मिलने वाले, ऊपरी भाग में मिलने वाले ऊंचे या नीचे स्थान ही क्या कहलाते हैं, उच्चावच कहलाते हैं। ये हमारे सामने एक स्थिति बनकर आ जाती है कि हमने कहा कि भाई पृथ्वी के ऊपरी भाग पर जो ऊंचे नीचे स्थान मिलेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, उच्चावच के नाम से जाने जाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमें राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी तीनों पार्ट पढ़ने। तो एक बार हमारे पास ये आधार फिक्स हो जाए कि ऊंचे नीचे स्थान जो है ना, ये प्रधान रूप से कौन कौन से। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हम जानना चाहते हैं संपूर्ण पृथ्वी को लेकर, कि यदि हमने बात करना चाहिए संपूर्ण पृथ्वी पर जो ऊंचे नीचे स्थान है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार से देखने को मिलते हैं। तो आप देखिएगा यहां हमने लिखा पृथ्वी के प्रमुख उच्चावच। देखिएगा सबसे पहले जब पृथ्वी बनती है उसके अंदर धीरे धीरे संकुचन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट से ज्वालामुखी लावा निकलता है। तो उस लावे के निकलने की स्थिति को जब आप देखते हैं तो इस प्रकार आपके कुछ ऊंचे नीचे स्थानों का निर्माण होने लगता है। और इस प्रकार ये जो ऊंचे नीचे स्थान बनने लगते हैं, तो ये स्थितियां देखने को मिलती है। आप कह सकते हो इस प्रकार ये ऊंचे नीचे स्थान बनकर तैयार हो गए।
अब आप देखिएगा पूरी पृथ्वी पर धीरे धीरे वायुमंडल का निर्माण होने लगा, और वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में आपको पता है या तो आपको विभिन्न प्रकार की गैसें मिलेगी, या जलवाष्प नमी आर्द्रता मिलेगी, या धुआं या धूल के कण मिलेंगे। इन तीनों के संगठन से ही हमारे एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ है। और इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो जलवाष्प थी, जो नमी आर्द्रता थी, वो धीरे धीरे संघनित होती है। संघनन की क्रिया के कारण जल वाष्प जल बूंदों में परिवर्तित होने लगी, और वो जल बूंद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होने लगी, हमारे धरातल की ओर आकर्षित होने लगी। इसलिए जलवाष्प पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम काम करता है, इसलिए वो धरातल से कहा जाती है ऊपर। जैसे ही आपके गैसीय अणु पास पास आते हैं, तरल अवस्था में आते हैं, तो संगठन बनता है, तो गुरुत्वाकर्षण उस पर ज्यादा प्रभावी हो जाता है, इसलिए वो अपनी और उसको क्या कर देता है, आकर्षित कर देता है। इसलिए जल बूंदें हमारे धरातल की ओर क्या हो जाती है, अग्रसर हो जाती है। कुल मिलाकर हमने एक बात कही कि अगर आप बात करते हैं तो पृथ्वी के किसी भी भाग पर, हमने मान लिया ये हमारे पास बादल की स्थिति थी, और पृथ्वी के किसी भी स्थान पर आपके यदि बरसात होती है, वो कोई भी स्थान हो सकता है, उस पर यदि बरसात यहां होती है, यहां होती है, कहीं पर भी बारिश होती है, तो पानी हमेशा आपके कहां गमन करेगा, जल हमेशा बहता हुआ निम्नतम स्थानों की ओर क्या होगा, अग्रसर होगा। और देखते देखते प्यारे दोस्तों, जल यहां पर जमा होने लगा, और ये जल धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ने लगा, और आज वर्तमान में ये जल प्यारे दोस्तों यहां तक पहुंच चुका है। ये पूरा जल राशि का क्षेत्र है, ये पूरा जल का भरा हुआ है। जहां पर जल भर गया है तो धरातल ही ना, इस धरातल के ऊपर ही तो जल आया ना। इस जल के भरे हुए क्षेत्र को हम लोगों ने नाम दिया, इसे हमने नाम दिया समुद्र। और आगे चलकर इसे ज्योग्राफी में महासागर या ओशंस के नाम से हमने जानना स्टार्ट कर दिया। और जिस क्षेत्र पर महासागरीय जल नहीं पहुंच पाया, जो भाग ऊंचा रह गया, उस ऊंचे भाग को हमने आज भी किसकी शेप में जाना है, इसे हमने धरातल के रूप में जाना है। अर्थात आप कह सकते हो धरातल को ही हमने नाम क्या दिया है सर, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स का नाम दिया। ये ओशियंस, ये कॉन्टिनेंट्स। क्लियर? जब कभी आप यहां पर खड़े होते हैं और इस धरातल के अंतिम छोर पर आकर खड़े हो जाते हैं, और आप यहां से खड़े होकर इस समुद्र को देखते हैं, महासागर को देखते हैं, तो आपको केवल महासागर का ऊपरी जल दिखाई देगा ना, अंदर वाला जल तो दिखाई नहीं देगा। तो जो जल आपको ऊपरी भाग में दिखाई देता है, ऊपरी सतह के रूप में दिखाई देता है, प्यारे दोस्तों याद रखना, इसी को आप किस नाम से जानते हैं, सी लेवल, समुद्र तल के नाम से जानते हैं। कई बार हमारे मन में एक भ्रांति हो जाती है कि समुद्र तल शायद ये तो नहीं है कहीं। समुद्र तल का मतलब है जहां तक समुद्र के जल का स्तर है। समुद्र, समुद्र का मतलब जल से है, पानी से है। तल, तल का मतलब उसका लेवल से है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सी लेवल। तो आपके इस लेवल से। अब पूरी पृथ्वी पर कोई भी स्थान ऊंचा या नीचा होगा, अर्थात उच्चावच होगा, उसके मापने का, उसकी ऊंचाई व उसकी गहराई के मापने का जो आधार होने वाला है, वो आपके कौन होने वाला है, समुद्र तल। कि आज हम देखते हैं कि हमारा जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान है, वो आपके ऊंचाई का स्थान है 8,848.86 मीटर। कहां से, समुद्र तल। विश्व का सबसे गहरा स्थान वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं मेरियाना गर्त या आपके चैलेंजर ट्रेंच के नाम से, 11,022 मीटर या 11,033 मीटर। कहां से गहराई मापी आपने, तो गहराई का मापन क्या था, समुद्र। बोलो यहां तक समझ में आई बात? चलेगा, हम इससे और एक कदम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि हमने बात की कि समुद्र तल के समतुल्य जो आपके भूभाग मिलेंगे ना, वो आपके समुद्र तल से कुछ थोड़े बहुत ऊंचे नीचे मिलते हैं। और इस ऊंचे नीचे स्थान को, जो समुद्र तल से थोड़ा सा ऊंचा रहा, जहां पर समुद्र का जल नहीं पहुंच पाया, इस समतल भूभाग को नाम दिया गया मैदान। क्या नाम दिया गया? लेकिन मैदान है कहां पर,
महाद्वीपों पर। तो ये विशालकाय जो मैदान थे ना, इस विशालकाय मैदानों को नाम दे दिया गया महाद्वीपीय मैदान के नाम से जाना गया। महाद्वीपीय आपके क्या नाम दिया गया? मैदान। और यहां पर ये जो स्थान था, मैदानों से ऊंचा उठा हुआ वह स्थान जो ऊपर से नोकीला या कोणात्मक है। देखिएगा स्थिति, मैदानों से तो ऊंचा उठा हुआ है लेकिन ऊपर से नोकीला या कोणात्मक है। ऐसी स्थिति को हम लोगों ने नंबर 1 नाम दिया और ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते थे? पर्वत। तो आज के बाद जब भी हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए, मैदानों से क्या होने वाले हैं? ऊंचे, और ऊपर से क्या होने वाले? कोणात्मक नोकीली स्थिति मिलने वाली है। मैदानों से ऊंचा है लेकिन ऊपर से कोणात्मक ना होकर समतल रूप में अगर मिलता है तो उस स्थिति को हमने क्या कहा है दोस्तों? पठार के रूप से जानने का काम किया है। तीसरे नंबर पर ये जो आपको स्लोप मिलता है, ये स्लोप आपके विस्तृत स्लोप है और ये महाद्वीपों के संदर्भ में स्लोप है। इसलिए प्यारे दोस्तों इसे हमने नाम दिया है महाद्वीपीय ढाल के नाम से इसे जाना है। इसे क्या नाम दे दिया? ये समतल भूभाग था, मैदान था, इसलिए नाम क्या दे दिया गया? महाद्वीपीय मैदान। पूरे आपके महाद्वीप का यहां पर जो स्थान मिलता है ये एकदम किनारे वाला स्थान मिलता है, ये वाला किनारा है बिल्कुल। और इधर ये महासागर का भी किनारा है। जैसे मान लो जी ये हाथ जो हमारा है इसको हमने महाद्वीप माना, तो ये महाद्वीप का आपके क्या हो गया? किनारे का चित्र, कॉन्टिनेंट्स का पूरा तटीय प्रदेश। और इधर आपने बात की तो ये आपके महासागर, ये महासागर के किनारे का क्षेत्र। दोनों स्थान जहां पर मिलन स्थान होगा वहां दोनों के किनारे मिल रहे ना, दोनों के तट मिल रहे हैं ना, तो इस प्रदेश को हमेशा जहां पर दोनों का मिलन स्थान होगा उसे कहा जाता है तटीय प्रदेश। क्या कहा जाता है दोस्तों? तटीय प्रदेश। हमने इसको भी इसी प्रकार का नाम दिया और दोस्तों नाम दिया है इसका तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश। और अगर हमने बात करना चाहिए नेक्स्ट, तो इसी को आप कह सकते हैं मगन तट। इसी को हम क्या कह सकते हैं? मगन तट के नाम से जानते हैं। जलमग्न से तात्पर्य। आप इससे आगे की स्टेप देखना, ये 3 नंबर की स्टेप और ये आपको देखने को मिलती है दोस्तों 6 नंबर की स्टेप। दोनों आपको लगभग बराबर दिख रही है ना, बशर्त फर्क क्या है कि ये जो स्लोप है, ये जो ढाल है, ये कहां पर है? महाद्वीप में। इसलिए हमने क्या लिखा है इसको? महाद्वीपीय ढाल। ठीक है ना। और अगर ऐसा ढाल आपको ओशंस में मिलता है तो वो क्या कहलाएगा? इसे हम लोग कह देते हैं महासागरीय ढाल। और ऐसे ही ढाल को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे कहा जाता है मगन ढाल। इसे क्या कह दिया जाता है? महासागरीय ढाल या मगन ढाल। आप 4 नंबर की स्थिति देखिएगा और यहां पर 7 नंबर की स्थिति देखना, दोनों आपको लगभग बराबर दिखाई दे रही है ना। अगर मैदान महाद्वीप पर है तो महाद्वीपीय मैदान, और अगर आपको मैदान मिलते हैं प्यारे दोस्तों महासागर में तो आप उसे क्या कहेंगे? महासागरीय मैदान के नाम से आप इन्हें जानते हैं। और ये वाला जो स्थान है अत्यंत तीव्र ढालनुमा गहरा स्थान, पर्वत के एकदम उलट स्थिति मिल रही है ना। ऐसे अत्यंत गहरे स्थान को कहा जाता है गर्त या खाई। और ऐसी गर्त, ऐसी खाई जो महासागरों में है उसे हमने क्या नाम दिया है? महासागरीय। इसे कहा जाता है गर्त या प्यारे दोस्तों इसे महासागरीय खाई या ट्रंच के नाम से जाना जाता है। बोलो हाँ या ना। क्लियर है दोस्तों? तो अपने पास कुल मिलाकर पृथ्वी के जो प्रमुख उच्चावच हैं उनकी संख्या कितनी मिलती है? 8।
पर्वत, पठार, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय मैदान, तटीय प्रदेश, महासागरीय ढाल, महासागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। समझ आई बात? पूरी पृथ्वी का सबसे ऊंचा अगर कोई स्थान होगा तो आज के बाद फिक्स है वो कौन सा होगा? पर्वत। और पूरी पृथ्वी का सबसे गहरा निम्नतम स्थान होगा तो महासागरीय गर्त या खाई होगी। और जिसको हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट और विश्व का सबसे गहरा स्थान मेरियाना या चैलेंजर गर्त के रूप में पढ़ने को मिलेगा। हाँ ना? जब हम बात करेंगे हमारे राजस्थान की तो आप देखिएगा, अगर इसको हम देखना चाहें तो मैं इसके यहां पर एक लाइन खींच देता हूं और लाइन खींचकर मैंने कहा कि भाई इधर इधर का हिस्सा तो आपके स्थल है और इसके इधर वाला हिस्सा कैसा है? जल है। तो आप बताओ हमारे राजस्थान से क्या महासागरों का अटैचमेंट है? क्या महासागर की कोई सीमा ही नहीं लगती है? तो हमें जितने भी उच्चावच मिलेंगे, जितने भी ऊंचे नीचे स्थान मिलेंगे, वो प्यारे दोस्तों महाद्वीपीय वाली स्थिति मिलेगी, महासागर वाली मिलेगी नहीं। तो हम इसको आगे चलकर थोड़ा सा जूम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलेगा। एक बार आप पहले इतना नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बात करें। वेरी गुड। राहुल बैंसला यही है क्या? कौन है राहुल? नहीं है? एक बच्चा कह रहा है कि मैंने पिछली बार आरएस में आपसे इंडिया ज्योग्राफी पढ़ी थी, ये अभी जो 2023 वाला हुआ है उसमें 5 क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन थे, मिल गए थे। मिल जाएंगे, इसमें मिल जाएंगे, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। हाँ बेटा, क्या? कंटक नहीं होते बेटा, कटक होते हैं। कटक का मतलब होता है आपके तीव्र ढालनुमा पर्वतीय स्थिति को कटक कहते हैं। अगर वो कटक धरातल पर होते हैं तो सामान्य कटक कहलाते हैं, पर्वत के अंदर ही आएंगे। और ऐसे कटक जो महासागरों में मिलते हैं उसे महासागरीय कटक बोल देते हैं। महासागरीय ढाल, महासागरीय कटक, महासागरीय मैदान, सब वही स्थितियां मिलेगी। ठीक है? थोड़ा सा स्पीड से नोट कर लीजिएगा, फिर इसके आगे की हम चर्चा करने वाले हैं। हो गया कंप्लीट सभी का?
सर चला जाए, ठीक है। आप सभी ने यहां तक का नोट किया, अब इससे हम और आगे बात करते हैं। इससे और आगे बात करते हैं तो हम इस धरातलीय स्थिति को थोड़ा और जूम करते हैं, और इसमें हमें जो 2-3 चीजें मिलने वाली है, आगे हमें पढ़ने को मिलेगी, उनके बारे में बताता हूं। चेंज कर दो ना सर इसको, ठीक। देखिएगा दोस्तों, यहां पर आपको ये स्थिति हमने केवल ले ली है। आप देख रहे हैं तो ये वाली जो स्थिति है ना सर, इसे आपने अभी अभी देखा था, इसे हमने नाम क्या दिया है, समुद्र तल। और अपने राजस्थान में ये वाली स्थिति मिलेगी। तो हम कहना चाहते हैं, हम बताना भी चाहते हैं कि इन सभी स्वरूपों को जब आप देखेंगे ना, तो आपको इन स्थितियों को जब देखते हैं तो आपको कुछ देखिएगा। मैंने इन सभी के नाम लिखे हैं, आप नाम सुनिएगा। ये जो स्थिति है, इस स्थिति को कहा जाता है मैदान। ये क्या कहलाता है, मैदान। अगर आप मैदान से आगे भगते हैं तो इसको कहा जाता है, ऊपर वाली स्थिति को, पठार। पठार से सर ऊपर जाएंगे तो आपको छोटी जो पर्वतीय स्थिति मिलेगी, इसे हमने क्या कहा है, पहाड़ी के नाम से इसे जाना है। और पहाड़ी से आप और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको ऊंचाई के आधार पर इसे सामान्य बोलचाल में हम क्या बोलेंगे, पहाड़। और हम ऊपर जाते हैं तो इसको मूल रूप से किसका नाम दे दिया जाता है, पर्वत। हमारी शब्दावली में ये शब्द यूज में होते रहते हैं। क्लियर। एक आइडिया होना चाहिए कि भाई समुद्र तल से लगभग इनकी ऊंचाइयां कितनी मिलने वाली है। तो आप देखना, जो मैदान होगा उस मैदान की ऊंचाई आप कह सकते हो समुद्र तल से 300 मीटर तक औसतन इसकी ऊंचाई मिलेगी, थोड़ा अप डाउन हो सकता है। क्लियर। पठार के बारे में बात करेंगे ना सर, 300 से लेकर 900 मीटर तक इसकी एवरेजन ऊंचाई मिलती है। अब अगर आप विश्व के सबसे ऊंचे पठार की बात करते हो तो तिब्बत के जैसे पठार है वो 5-5 हजार मीटर ऊंचाई पर भी है, वो विशिष्ट स्थितियां हैं। यहां पर हमने बात की पहाड़ी को लेकर, तो आप बता सकते हैं 900 मीटर से लेकर 1800 मीटर तक इसकी आपको ऊंचाई मिलती है। और हम आगे बढ़ते हैं तो आपका आंसर आता है 1800 मीटर से 2700 मीटर तक आपको पहाड़ के रूप में मिलता है। और जब आप 2700 से मीटर से अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो आपको यह स्थिति किसके रूप में मिलती है, पर्वतीय स्थिति के रूप में देखने को मिलती है। क्लियर। लेकिन जब आप कई बार अरावली का अध्ययन करते हैं तो अरावली के अध्ययन करने में ये ऊंचाइयां कई बार मैच नहीं करती हमारे पास। तो मन में विचार आता है कि भाई सैद्धांतिक स्थितियां तो हमारे पास थी, लेकिन वो सैद्धांतिक स्थितियां अरावली में तो मैच करती नहीं है, लेकिन बाकी अन्य पर्वतमालाओं में, विश्व में, भारत के भूगोल में वहां मैच करती है। ऐसा क्या हुआ? तो हमें बताया गया कि हमारी जो अरावली पर्वतमाला है वो आज वर्तमान में अवशिष्ट रूप में मिलती है, बची कुची घिसी पिटी अरावली के रूप में मिलती है। तो ये जो आपके वेस्ट भाग मिलता है, ये जो बचा कुचा भाग मिलता है, उसके कारण जिस समय निर्माण हुआ था इसका,
उस समय ये आपके क्या होती थी, उसी प्रकार की ऊंचाई में होती थी। आज लगातार इसके अंदर आपके अपक्षय हुआ, अपर्दन अपक्षय की क्रिया हुई, अनाच्छादन की क्रिया हुई, जिसके कारण टूटती फूटती रही और इसकी ऊंचाइयों में लगातार क्या आ गई है, कमी आ गई है। ठीक है। लेकिन जब आप और आगे पढ़ेंगे इसको थोड़ा, तो आपके लिए एक सैद्धांतिक क्वेश्चन और बनता है कि जब आप फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ते हैं तो उस फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट में वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे तो कहा गया कि कोई भी धरातलीय ऐसा भूभाग जो 500 मीटर की ऊंचाई रखता हो और आपके कोणात्मक स्थिति का हो, उसे आप पर्वतीय श्रेणी में ले सकते हैं। वो पर्वतीय श्रेणी में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। समझ में आई ना बात आपको? तो हमने यहां पर एक लिखा, ऐसा उच्चावच जो समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचाई के साथ कोणात्मक स्वरूप में मिलता है, उसे पर्वतीय भाग में क्या किया जाता है दोस्तों, शामिल किया जाता है। पर्वतीय भाग में शामिल किया जाता। बोलो हाँ है ना? क्लियर है बात? ये आपको लर्न रखना ही रखना। क्लियर है सर? अब आप उस स्थिति में आ गए हैं कि आपको अब वर्तमान में जब वर्गीकरण पढ़ते आ रहे थे भौतिक प्रदेशों का, उसमें आज का आधुनिक जो वर्गीकरण है उस कंडीशन को पढ़ने की स्थिति में आ गए। इसके बाद हम बात करेंगे आज राजस्थान के आधुनिक भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण की, और वही वर्गीकरण आज तक अभी तक मान्य है और उसी को हम विस्तृत रूप से आज पढ़ते हैं। और इसी भौतिक प्रदेश के अंदर से आपको आरएस प्रीलिम्स में से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको प्राप्त होते हैं, और बिल्कुल प्रीलिम्स में सटीक क्वेश्चन होगा आपके, जिसको कहते हैं ना विकेट टू विकेट बॉल डलने वाली है। ठीक है ना सर? जो पैटर्न चेंज हुआ है उस पैटर्न में कथन निष्कर्ष को शामिल कर सकता है। वो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, उसके अंदर आपको उस पूरे प्रदेश की स्थिति को जानने के लिए वो दे देगा, अरावली के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, सत्य है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सत्य है। एक कथन दे दिया, एक निष्कर्ष दे दिया, दोनों के बारे में क्वेश्चन दे देगा कि दोनों सही है, दोनों गलत है, कथन निष्कर्ष की सही व्याख्या कर पाता है, नहीं कर पाता है, या करता है, दोनों प्रकार के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको फिजिकल रीजन के बारे में पढ़ने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना? तो उसकी हम चर्चा करेंगे, उससे पहले आप इसे मेंटेन कीजिएगा, फिर आप बात करते हैं।
चला जाए भाई आगे। चलो अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। चेंज कर दिया जाए ना सर इसको, चलिए सभी ने नोट कर लिया। दोस्तों अब हमारे पास आता है आधुनिक वर्गीकरण, जिसे आज वर्तमान में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोगों को जितना मालूम है आप बताते चलिएगा, फिर मैं आपको इससे आगे बता दूंगा। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का आधुनिक वर्गीकरण। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का आधुनिक, हम क्या जानना चाहते हैं, वर्गीकरण। और ये जो आधुनिक वर्गीकरण हम देखने वाले हैं, इस आधुनिक वर्गीकरण को आज तक आपके वैलिडिटी प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है, इसकी अभी तक आपकी स्थिति प्रारंभ है। इसके बाद कोई अगर नया वर्गीकरण आएगा तो उसके बाद फिर उसको वैलिड कर दिया जाएगा। तो अभी तक हमारे पास यही है। इसको लेकर क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा मुझे कि सबसे प्रारंभ में क्वेश्चन आता है आपके वर्गीकरण प्रस्तुतकर्ता कौन रहे। भाई किसी ना किसी व्यक्ति ने तो वर्गीकरण को रिप्रेजेंट किया होगा ना, प्रस्तुत किया होगा ना। तो इनका नाम क्या होगा, डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। और साथ में इनका सहयोग दिया है एक व्यक्ति ने जिसका नाम था प्रोफेसर तिवाड़ी। कि डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना वह दोस्तों प्रोफेसर तिवाड़ी जी के द्वारा इस वर्गीकरण को रिप्रेजेंट किया गया, प्रस्तुत करने का कार्य किया गया। सेकंड हमारी बात आती है कि आपने बताया कि वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन आएगा, वर्गीकरण कब दिया। वर्गीकरण कब दिया, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बनता है आपके इस वर्गीकरण का आधार क्या लिया सर। एक क्वेश्चन बनता है कौन सी पुस्तक में वर्गीकरण किया गया। कौन सी पुस्तक में वर्गीकृत किया गया और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया। कि राजस्थान को कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया। ये सर हमारे प्रारंभिक क्वेश्चन बनेंगे इस आधुनिक वर्गीकरण को लेकर। तो मैं एक एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करता हूं, आप बताइएगा मुझे। वर्गीकरण कब दिया, अगर समय अवधि पूछता है 1994 1994 के अंदर यह आधुनिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है। कौन सी पुस्तक में वर्गीकरण करते हैं, तो उस पुस्तक का नाम से पहले हमने देखा है आधार। आधार में एक तो आधार इन्होंने लिया क्या, उच्चावच। अब उच्चावच को हम जानते हैं, वह भौगोलिक, वेरी गुड, स्थलाकृतियां आपके इन्होंने शामिल की।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कौन सी पुस्तक में वर्गीकरण किया गया, तो पुस्तक का नाम हम जानते हैं राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। कि हमारे पास जो राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल था, इस किताब के अंदर इन्होंने इस वर्गीकरण को सबसे पहले प्रस्तुत करने का कार्य किया। क्वेश्चन आता है कितने प्रदेशों में राजस्थान को विभाजित किया गया आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार। तो दोस्तों राजस्थान को कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया, 4 प्रदेशों में राजस्थान को वर्गीकृत करने का काम किया गया। कि हमने कहा कि राजस्थान को 4 फिजिकल रीजन के बारे में बात करते हैं, भौतिक प्रदेशों में इसे डिवाइड किया गया। और 4 प्रदेशों का नाम हमें पता होना चाहिए क्योंकि आगे चलकर हम इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आप मुझे बताइएगा, अगर हम चारों प्रदेशों के बारे में बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पर जो प्रदेश आएगा वो कौन सा आएगा, फर्स्ट नंबर पर हमारे पास मिलने वाला है, अभी विस्तृत पढ़ेंगे हम इसको, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। एक भौतिक प्रदेश तो हमारा ये बनता है। सर दूसरे प्रदेश को लेकर हमने बात की, तो दूसरा उसी के जस्ट आगे बढ़ेंगे, क्रम से चलना है हमें। तो आपके नाम आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। प्यारे दोस्तों तीसरे नंबर पर और आगे बढ़िएगा तो आपका नाम आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और दोस्तों इससे और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास फोर्थ पर आता है दक्षिणी पूर्वी। अब ये कृषि नहीं होगा, इसका नाम क्या होगा, पठारी प्रदेश। इसका हम पूरा मैप देखेंगे सर, और किसी भी जगह पर आपको रटना नहीं है, हर चीज का अर्थ है, हर चीज का मीन्स है, और वो हम पहले से जान चुके हैं। उच्चावच वगैरह स्थलाकृतियां वगैरह हम जान चुके हैं, बस केवल उनकी विशेषताओं को जोड़ते चलना है। उस प्रदेश में मिलने वाली स्थलाकृति, भौगोलिक स्थितियों को, भौगोलिक आकृतियों को जोड़ते चलना है और आपके हर प्रदेश का नाम आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना। तो अभी हम इन चारों प्रदेशों को विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं एक मैप के माध्यम से। उससे पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, मेंटेन कर लीजिएगा। चले सर आगे, सभी का नोट हो गया ना इतना। सुनेगा दोस्तों, चले ना सर आगे। इससे हम आगे बढ़ते हैं तो आपको एक चीज पहले लर्न करनी है, याद रखनी है कि ये जो हमारा राजस्थान है ना, इस राजस्थान को जब हम भौतिक रूप से अध्ययन करते हैं इसका, तो भौतिक रूप से अध्ययन करने पर प्यारे दोस्तों आपको पता चलता है कि राजस्थान का अध्ययन हम कर रहे हैं तो राजस्थान को 2 भागों में हमें विभाजित करना पड़ता है कई बार।
ये हमारा राजस्थान। और इस राजस्थान को हम दो भागों में जब बांटते हैं तो इसके लिए भौगोलिक रूप से, भौतिक रूप से हम एक स्थिति को शामिल कर लेते हैं और ये स्थिति कहलाती है अरावली। कौन सी कहलाती है? कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम है अरावली। और हमने इसको देखते हुए कहा है कि अरावली के इधर का जितना भी हिस्सा है, इस संपूर्ण हिस्से को हम नाम देते हैं पश्चिमी राजस्थान। इसे साहब हम क्या कह देते हैं? पश्चिमी राजस्थान। और दोस्तों इसके इधर वाला जो हिस्सा है ये आपके क्या कहलाता है? पूर्वी राजस्थान के रूप से हम इसे एक रूप में वर्गीकृत कर देते हैं। तो एक माइंड में थोड़ा सा फिल्म रहनी चाहिए कि अरावली के पश्चिम दिशा में मिलने वाले राजस्थान के इस प्रदेश को क्या कहा जाएगा? पश्चिमी राजस्थान। इसे क्या कहा जाएगा? पश्चिमी राजस्थान। और इस अरावली के पूर्वी हिस्से में मिलने वाले इस भाग को क्या कहेगा? पूर्वी राजस्थान। ठीक है, चलेगा। अब हमने बात करना स्टार्ट की इससे आगे राजस्थान के आधुनिक प्रदेश को लेकर वर्गीकरण को लेकर। ये हमारे पास हमने राजस्थान के इस मैप को लेकर बात करना स्टार्ट की। देख रहे हैं आप दोस्तों? और ये जो राजस्थान का मैप है, इस राजस्थान के मैप में वापस अभी अभी जो हमने स्थिति देखी है उसी को हम बात करने वाले हैं। और ये जो स्थिति आपको देखने को मिल रही है दोस्तों, ये आपके पूरी जो स्थिति है ये आपके एक विशेष नाम से जानी जाती है। और अभी अभी हमने इसका नाम याद किया है कि ये वाला प्रदेश क्या कहलाएगा आपका? अरावली। तो हमने सर इसका नाम रख दिया है अरावली। ये लो साहब। अब आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप मुझे बताइएगा अरावली के इधर का जितना भी भाग है ये संपूर्ण भाग पूर्वी राजस्थान में है या पश्चिमी राजस्थान में? और हमने इसी के साथ यहां पर एक शब्द लिखा है पश्चिम। पश्चिमी राजस्थान में तो पश्चिम लिख दिया। ठीक है साहब। और इस संपूर्ण भूभाग को जब अध्ययन करते हैं तो इस संपूर्ण भूभाग का अध्ययन करने पर पता चलता है इस सारे इलाके में रेत ही रेत है सर, बालू ही बालू है, रेत की प्रधानता है। इसलिए दोस्तों हम लोगों ने इसे एक नाम दिया कि हमने कहा भाई रेत है तो आपके इस स्थिति को हम क्या कह सकते हैं? मरुस्थल है ये। और एक निश्चित आपके क्षेत्र विशेष में एक निश्चित सीमाओं में है, तो हमने कहा कि इस इलाके की एक निश्चित सीमा है, इसलिए हमने इसको क्या कहा? प्रदेश। तीनों विशेषताओं को जोड़ दीजिए सर। आपके सामने आपके ही भौतिक प्रदेश का फर्स्ट नाम तैयार हो जाएगा। फर्स्ट नाम है पश्चिम। पश्चिम से क्या बन गया? पश्चिमी। मरुस्थल से प्यारे दोस्तों क्या बन गया? मरुस्थलीय और प्रदेश है। कहीं रटना नहीं है, एक एक विशेषताओं को जोड़ते चलेंगे हम। हमने देखा ये जो अरावली है ना, मैदानों से ऊंचा उठा हुआ भाग है उच्चावच के रूप में, और ऊपर से नोकीला या कोणात्मक है। ऊपर से नोकीला या कोणात्मक जो क्षेत्र होता है उसे हमने क्या नाम दिया था? तो हमने पर्वत लिख दिया यहां पर। और आपके एक निश्चित सीमाओं में फिक्स है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है साहब? प्रदेश। और दोस्तों इन तीनों विशेषताओं को फिर जोड़ दीजिएगा, आपके पास सेकंड नाम तैयार है। अरावली पर्वत से क्या बन जाता है सर? पर्वतीय और प्रदेश। चले और आगे।
इससे हम और आगे बढ़े सर। हमारा एक और नाम देखने को मिला नेक्स्ट, देखिएगा सर, आप देखिएगा इस प्रदेश की मैं बात करने वाला हूं, ये वाला प्रदेश, पूरा जो प्रदेश है ये आप बताइएगा पूर्वी राजस्थान में मिल रहा है या पश्चिमी राजस्थान में? पूर्वी राजस्थान में यदि अगर ये प्रदेश है तो हम यहां पर इसके नाम के साथ लिख सकते हैं ना, पूर्वी, बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? समतल भूभाग है, समतल भूभाग के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लेते हैं? मैदान लेते हैं हम। और क्षेत्र विशेष निर्धारित है, इसलिए क्या लिखा है? प्रदेश। वापस तीनों विशेषताओं को जोड़ दीजिएगा, नाम आपके सामने है, पूर्वी मैदान से क्या बन गया? मैदानी प्रदेश। इस हिस्से को देखिएगा, यह हिस्सा अधिकांशतः हिस्सा ऐसा है जो न तो पूर्ण रूप से दक्षिण में रहा और न ही पूर्ण रूप से कहां रहा? पूर्व में। ये दोनों के कहां रहा? बीच में रहा। तो हमने कहा ये दोनों के बीच में है, अर्थात ये वाला जो हिस्सा है ये न तो आपके दक्षिण में है न ही पूर्णतः पूर्व में है, तो दोनों के बीच का अगर भूभाग है तो इसे आप क्या कह सकते हो? दक्षिणी पूर्वी। मैदानों से उठा हुआ है, ऊपर से कोणात्मक नहीं है, ऊपर से क्या है? समतल। तो ऐसी स्थलाकृति को हमने क्या नाम दिया था? तो हमने यहां पर लिखा पठार। और क्षेत्र विशेष निर्धारित, इसलिए प्रदेश। सभी तीनों विशेषताओं को जोड़ दीजिए, नाम आपके सामने है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब आप देखिएगा बिल्कुल सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 भौतिक प्रदेश देखे हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। हाँ या ना? हमने मैप लिया है राजस्थान का, और राजस्थान का मैप लेने के बाद हमने उस राजस्थान के मैप में क्या किया? अलग अलग गांवों में चिन्हित किया मैप में, और कहा कि वहां कितनी वर्षा हुई है। जितनी भी वर्षा हुई, जैसे मान लीजिएगा 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर लिख दिया। कहीं पर वर्षा हो रही है किसी गांव में 6 सेंटीमीटर, एक गांव ऐसा था जहां पर मिल रही थी 10 सेंटीमीटर, एक और प्रदेश मिल रहा था यहां पर हो रही थी 50 सेंटीमीटर, एक और क्षेत्र मिलता था वहां पर हो रही थी 10 सेंटीमीटर, एक और मिल रहा था 8 सेंटीमीटर, एक और क्षेत्र मिल रहा था 15 सेंटीमीटर। भाई हर गांव में बरसात तो अलग अलग होगी ना, और जहां जितनी बरसात की मात्रा है उसको मैप के अंदर हमने चिन्हित किया गांव को पॉइंट के रूप में, और उसी के सामने उसकी वर्षा की मात्रा लिख दी। ये सारा काम जो हो रहा है ये किस पर हो रहा है? मैप पर हो रहा है। लेकिन जब हमने ये ऐसा मैप तैयार कर लिया ना पूरा, तो देखा हमने कुछ स्थान ऐसे मिले जहां पर एक समान वर्षा थी, तो हमने पहन लिया और अपने मन से, अपनी कल्पना से समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाते हुए एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींच दी। और ये टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा थी ना, इसको हमने नाम दिया है सम क्लियर है? समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाने वाली काल्पनिक आपकी रेखा क्या कहलाती है? समवर्षा रेखा। हमने कहा इसके अलावा इसका कोई नाम? उन्होंने कहा जितनी वर्षा वाले स्थानों को मिलाएगी वो आप आगे लिख दीजिएगा। अगर 10 सेंटीमीटर को मिलाती है 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो भी होगा वो देख लीजिएगा। तो मैं आपको इस सारी स्थिति में एक चीज से अवगत करवाना चाह रहा था, समवर्षा रेखा तो आप समझ गए होंगे, ये राजस्थान में भी काम आने वाली, भारत में भी काम आने वाली, हर जगह काम आने वाली। ठीक है, हम लोगों ने हमारे इस राजस्थान के मैप को देखा, और प्यारे दोस्तों इस मैप को देखकर हमें यहां पर भी एक समवर्षा रेखा देखने को मिली, और एक की समवर्षा रेखा देखना मन में विचार आया कि इसे आपके नाम तो हमने लिख दिया कि इसे हम क्या कहते हैं? सम वर्षा रेखा। लेकिन कितने वर्षा वालों को मिलाते हुए खींची जा रही है?
तो आपका आंसर आता है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। कहने का भावार्थ है कि आप कह सकते हैं इस लाइन के नीचे नीचे जितने भी गांव मिलेंगे, जितना भी क्षेत्र मिलेगा, वहां पर 25 सेंटीमीटर वर्षा की मात्रा मिलेगी। यदि आप इस लाइन के जरा थोड़ा भी इधर पश्चिम की तरफ होंगे तो 25 से वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी, और इधर जाएंगे तो 25 से वर्षा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और लाइन पर ही रहेंगे तो 25 सेंटीमीटर वर्षा ही होगी। ठीक है ना? हमने कहा 25 से वर्षा कम है, इसका मतलब साफ पानी बहुत कम है। तो उन्होंने कहा कम है तो जल की जहां मात्रा कम होती है उसके लिए एक शब्द प्रयोग में लिया जाता है, और वो शब्द कौन सा होता है? एरिड, ड्राई, वार्म, गर्म के रूप में। तो हमने कहा वो आपके शुष्क प्रदेश, और जहां पर ज्यादा मात्रा, ज्यादा का मतलब 25 से ज्यादा, यहां तक आते आते ये वाली जो लाइन है ये 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। तो हमने कहा 25 से 40 तो शुष्क तो है लेकिन पूर्णतः भी नहीं है। तो हमने कहा कि भाई ये शुष्क तो है लेकिन ये कैसी है? अर्ध शुष्क, सेमी एरिड जिसको बोल देते हैं अपन, अर्ध शुष्क। हाँ या ना दोस्तों? यहां पर दोनों स्थितियों में बताओ मरुस्थल फैला है कि नहीं फैला है? तभी तो नाम दिया ना मरुस्थलीय प्रदेश। तो हमने कुछ नहीं किया है, आगे चलकर इन शब्दों के आगे पूरा नाम लिख दिया है मरुस्थलीय प्रदेश। और सर यहां पर इस वाले के सामने हमारा नाम है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से हम इसको जानते हैं। हमारे सामने अभी एक स्थिति ये बनी कि राजस्थान के आधुनिक वर्गीकरण में राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश रहे, जिसमें से एक भौतिक प्रदेश था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, आरएस प्रीलिम्स 2016। समझाया ना? फर्स्ट क्वेश्चन यही से मैंने कहा बिल्कुल सटीक क्वेश्चन उठाने वाला है। वो क्वेश्चन था कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो आपके 25 सेंटीमीटर। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता, आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे क्लाइमेट, और क्वेश्चन आता कि आपके शुष्क जलवायु प्रदेश व अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो फिर वो 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हो जाती। भौतिक प्रदेशों का विभाजन 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से आपके क्लाइमेट के टॉपिक में, जलवायु के टॉपिक में आपके विभाजन जो होगा वो कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। क्योंकि वहां पर आपको एक स्थिति पढ़ने को मिलती है कि संपूर्ण राजस्थान के जब आप जलवायु प्रदेश देखते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर, और हम उसमें से बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बारीकी की बात ध्यान रखेंगे, कोई गलती ना हो उसमें। ये आपके समवर्षा रेखाएं देखने को मिलती है जलवायु के टॉपिक में। ये यहां पर आप देखेंगे तो ये वाली आपको मिलती है 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, यहां पर ये मिलती है आपको 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये मिलती है दोस्तों 60 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये आपको मिलती है 80 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे ये कहलाता है शुष्क जलवायु प्रदेश। इससे आप आगे बढ़ेंगे, ये कहलाता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इससे और आगे बढ़ेंगे, ये कहलाता है उपाद्र जलवायु प्रदेश। इससे और आगे बढ़ेंगे आर्द्र जलवायु प्रदेश, और प्यारे दोस्तों और आगे बढ़ेंगे अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये क्लाइमेट का सिस्टम है।
हम यहां पर अभी फिजिकल रीजन को लेकर बात कर रहे हैं, भौतिक प्रदेशों को लेकर बात कर रहे हैं। ठीक है सर। एक नाम आपने सुना होगा और वो नाम आता है सर रेत का टीला। खूब सुना होगा नाम, सामान्य बोलचाल में हम बोल देते हैं रेत का टीला। ठीक है ना सर। ज्योग्राफी में जब आप भौगोलिक शब्दावली को देखते हैं ना, तो रेत को यहां पर एक शब्द लिया है हमने, क्या, बालू। का मतलब का ही होता है सर, और टीले के लिए एक दूसरा शब्द लिया जाता है स्तूप। सर इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे ना, तो आपके सामने एक शब्द बनकर तैयार हो जाएगा, बालू का स्तूप। तो याद रहे, बालू का स्तूप का तात्पर्य अगर हम जानना चाहें तो क्या होगा, बालू का स्तूप का मतलब है रेत का टीला। कुछ स्थान ऐसे मिलते हैं जहां पर रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं। कुछ स्थान ऐसे मिलेंगे जहां पर हम बात करेंगे रेत के टीले नहीं पाए जाएंगे, और कुछ स्थान ऐसे मिलेंगे जहां रेत के टीलों की, बालू का स्तूपों की प्रधानता होगी। जहां पर रेत के टीले नहीं पाए जाएंगे उस प्रदेश को बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और जहां पर रेत के टीले पाए जाएंगे उस प्रदेश को बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्लियर। और हमने यहां पर देखा, ये जो हमारा प्रदेश था, इस प्रदेश में आगे चलकर आपको देखने को मिलता है ये वाला जो प्रदेश है। इस प्रदेश को जब आप जानते हैं तो आपको देखकर पता चलता है इस प्रदेश में, प्यारे दोस्तों, रेत के टीले नहीं पाए जाते। और इसके चारों तरफ का जो इलाका है ना सर, इस पूरे इलाके में रेत के टीलों की प्रधानता है। समझ में आई बात। अगर रेत के टीले नहीं पाए जाते तो देखो, मैं तो जानता नहीं हूं, आपको ही बताना है। ठीक है ना। अगर रेत के टीले यहां पर नहीं पाए जाते तो इस प्रदेश को हम किस नाम से जाने। देखो मैं लिखता हूं, आप मुझे बताइएगा, बालू का स्तूप मुक्त या युक्त। वेरी गुड, मुक्त प्रदेश। मुक्त प्रदेश का तात्पर्य है रेत के टीले नहीं पाए जाते। और इसके चारों तरफ जो ये आप देख रहे हैं येलो कलर, यहां पर रेत के टीले ही टीलों की प्रधानता है सर। बालू का स्तूप ही स्तूप है, तो बालू का स्तूपों की प्रधानता मिली, इसलिए सर हमने इस पूरे प्रदेश के लिए एक नाम लिखा है, बालू का स्तूप। कौन सा? वेरी गुड, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के नाम से हमने इसे जाना है। तो आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आपको जितना पता हो उतना बताइएगा मुझे, कि आप राजस्थान को आधुनिक आधार पर कितने भौतिक प्रदेशों में बांट रहे हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा? बांटने का आधार क्या था? अगर 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है तो, ज्यादा होती है तो। शुष्क प्रदेश को कितने भागों में बांटा? बांटने का आधार क्या है? बालू का स्तूप यदि नहीं पाए जाएंगे तो, और बालू का स्तूप पाए जाएंगे तो। आगे चलकर कुछ नहीं करना है सर, माइंड में जब हमारे फिल्म क्लियर रहेगी तो इसके बारे में 10-20 लाइनें लिख दी है, 10-20 लाइनें इसके बारे में, कोई टेंशन नहीं है। और जब ये माइंड में फिल्म क्लियर रहेगी तो ना तो कभी भी इसका कोई भी पॉइंट इस वाले में मिक्स हो सकता है, ना इसका यहां पर मिक्स हो सकता है। तो हम पहले पूरे इस फिजिकल रीजन के मैप को पढ़ेंगे, फिर इससे आगे की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।